बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक मनसूबाबंद एजेंडे के तहत ख़ित्ते का अमन तहस नहस करना चाहता है। अभी वाक़े की तहकीकात शुरू भी ना हुई, ना कोई सबूत सामने आए, ना हक़ाइक़, और भारत ने एक बार फिर अपना पुराना वतीरा शुरू कर दिया। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, जंगी ज़ुबान और यकतरफ़ा फ़ैसले, सेंतास मुआहदा ख़त्म करने का यकतरफ़ा ऐलान, वीज़ा पॉलिसी का इख्तिताम और सफ़ारती तल्लुकात में तात्तुल। भारत ने हर वो कदम उठाया जिससे साबित होता है कि वो अमन नहीं तसादुम चाहता है। मोदी सरकार अपने दाखिली नाकामी को छुपाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड खेल रही है। दहशतगर्दी के असल जिम्मेदारों को बचाने के लिए उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठा दी गई हैं और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए अपने बेलगाम और पेड मीडिया को जंगी महाज बना दिया गया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी दो टोक पैगाम दिया है, ना हम दबाव में आएंगे, ना खामोश रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी लगा दी, तजारती दरवाजे बंद कर दिए गए और दुश्मन की हर साजिश को मौसर जवाब देने का फैसला कर लिया। आज के प्रोग्राम में हम भारत की फॉल्स फ्लैग पॉलिसी, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और तर्ज अमल का पर्दा चाक करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी, अ वेरी सीजनड डिप्लोमेट, एम्बेसडर रही हैं पाकिस्तान की यूएस में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक मनसूबाबंद एजेंडे के तहत काम कर रहा है। अब ये जो पूरी सूरत हाल हमारे सामने आई है, इसके बाद अब क्या देख रही हैं? इल्ज़ामात हमारे ऊपर हैं, प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो सेंतास मुआहदा इन्होंने ख़त्म किया है, जो कि एक यकतरफ़ा वंस अगेन एक ऐलान है, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है बात अब इल्ज़ाम तराशी से बहुत आगे जा चुकी है, इसलिए कि अब जो इंडिकेशंस हैं और जो खबरें आ रही हैं भारत से, और जिस किस्म की स्पीचेस की हैं वज़ीर आज़म मोदी ने, उससे तो ये खदशा पैदा हुआ है पाकिस्तान में कि भारत किसी किस्म की मिलिट्री स्ट्राइक या मिलिट्री एक्शन करने पे तुला हुआ है। तो ये तो बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे हम पहुंच गए हैं। ये खित्ता जो है हमारा, मैं समझती हूँ कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ फुल ब्लोन क्राइसिस। आपको मालूम है कि ये पांचवा क्राइसिस है पिछले 20-25 साल में। सो हर 2-3 साल बाद एक क्राइसिस हो जाता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और यही हम देख रहे हैं इस दफ़ा भी कि एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में भारत ने कोई, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कोई एविडेंस नहीं दिया, कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पे और फिर वही रिटेलिएटरी एक्शंस ले लिए, जिसमें कि सस्पेंड कर दिया उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूव है, बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है। तो अब अगर भारत किसी किस्म का मिलिट्री एडवेंचर पे निकल आता है, तो उस पे तो देखिए पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही क्लियर है, वाज़ेह है। बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने इसको क्लैरिफाई किया है कि फिर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा। तो इससे तो फिर बात एस्केलेशन की तरफ जाएगी और एक बहुत ही बड़ा बहरान पैदा होगा, जो शायद पहले जितने क्राइसिस हुए हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। देखिए लास्ट टाइम एक थर्ड पार्टी थी जिसने मदद की क्राइसिस को डिफ्यूज करने की, वो था अमेरिका। बिल्कुल। एक और मुल्क भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इस दफा कोई इस तरह का हम नहीं देख रहे इंटरेस्ट किसी की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, बल्कि खदशात जरूर हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन ये सोचना कि कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी और मदद करेगी, मैं समझती हूँ कि ये एक मिस कैलकुलेशन हो सकती है जो बहुत महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल सही। सो अच्छा। हम, जी जी। जी जी, गो अहेड। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अगर देखें भारत की जानिब से, हम देखते हैं पहलगाम हमले को पाकिस्तान के साथ नथी किया गया है। कश्मीर की खसूसी हैसियत की अगर हम बात करें, ख़ात्मे का फ़ैसला किया गया
और आबी मुआहदे जो हैं उनकी मनसूखी की गई है। ये तमाम तर इक़दामात एक तसलसल की कड़ी है जिसका मकसद पाकिस्तान पे सफारती या सियासी या दबाव क्रिएट करना है। जो अभी आप बात कर रही हैं उसमें बिल्कुल आज की सिचुएशन ये है कि अपेरेंटली कोई थर्ड पार्टी अब नज़र नहीं आ रही। सो इसका फिर एंड रिजल्ट क्या जो कुछ इंडियन मीडिया इस वक्त क्रिएट कर रहा है या जो इस स्टोर फोबिया एक पूरा वॉर फोबिया हम लोग देख रहे हैं, क्या हम वाकई ही उस तरफ जा रहे हैं जी? देखिए, लगता तो यही है कि कोई मिलिट्री क्लैश हो सकता है, उसके इम्कानात बढ़ रहे हैं। बल्कि आज कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं बल्कि कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब भारत भारी असला जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। तो और कुछ स्मॉल आर्म फायरिंग भी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल में। खैर, वो तो होती रहती है, लेकिन इस माहौल में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ही उसमें बहुत खतरा होता है। तो आई मीन मैं तो यही कहती रही हूँ काफ़ी अरसे से कि इस किस्म के क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान और भारत को एक एक्टिव बैक चैनल की ज़रूरत है, ताकि हम बातचीत के ज़रिए क्राइसिस को डिफ्यूज़ कर सकें, ना कि हम इंतज़ार करते रहें कि कोई थर्ड पार्टी आएगी और वो हमारी मदद करेगी। सो ज़रूरत इस बात की है कि ठंडे दिल से और भारत को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इस किस्म की एक्शन की तरफ जाता है तो फिर उसको बहुत ही महंगा पड़ेगा, बल्कि पूरे खित्ते को महंगा पड़ेगा, पूरे लोगों को, यानी कि पाकिस्तानी अवाम, भारत के अवाम, सबके लिए ये एक बहुत ही कॉस्टली चीज़ होगी। तो इसकी तो फिर देखिए ना, बातचीत करने के अलावा तो कोई और तरीका होता ही नहीं है ना एक क्राइसिस को एस्केलेट करने का। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में कोई एपेटाइट नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ डायलॉग या कॉन्वर्सेशन। तो अब वो माहौल पैदा करना, मैं समझती हूँ, जिसमें कि डायलॉग हो सके, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही। एस्केलेशन लेडर की अगर हम बात करते हैं, और पहले जिस तरह मैं वॉर हिस्टेरिया की बात कर रहा था, पुलवामा हादसे से पहले, पहलगाम हादसे से पहले, हम आपको याद होगा पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, कारगिल हुआ, मुंबई अटैक्स हुए, लेकिन सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो भारत सिंतास मुआहदा को मुअत्तल किया है और इसकी शिकों को भी आगे से उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मानते, इससे हम लोग, एक तो जो आप प्रिज्यूम कर रही हैं अपेरेंटली ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल वैसी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी वो जो एक बड़े हिंदुस्तान की, अखंड भारत की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, ये उसकी तरफ भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम है जिसको इस तरह या इस डगर पर जिसको लेकर जाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की हैसियत तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता ना। तो अखंड भारत की बात करना पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन इससे हम हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी आसानी से तो नहीं ना कोई ख़त्म कर सकता। जहाँ तक ये मुआहदे का ताल्लुक है जिसका आपने जिक्र किया, इंडस वाटर ट्रीटी, ये अभी तो अबेयंस में है, यानी कि सस्पेंड हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, भारत काफ़ी अरसे से कह रहा था कि वो रीनेगोशिएट करना चाहता है, और फिर हमें ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड है। ट्रू, शॉर्ट टर्म, ट्रू। लॉन्ग टर्म बहुत ही डेंजरस है। शॉर्ट टर्म में भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो या पानी रोक सके या पानी को डाइवर्ट कर सके। सो ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, पैनिक में नहीं चले जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लॉन्ग टर्म खतरात हैं, और उसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे एड्रेस कर सकता है। लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि जिस किस्म का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो जो फ्रेंजी है इस वक्त भारत में, अम, उसका यानी कि उसका तोड़ हमारे पास तो फिर क्या है? ट्रू, ट्रू। हम भी फिर ये जवाब दे रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है, मिनिस्टर्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्डिंग। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि कल को अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो फिर तो ये सारी चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है ना, कि किसने क्या कहा। फिर बिल्कुल तो सही। सारी चीज़ वो ग्राउंड पे आ जाती है, और फिर एक बिगर जंग का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, इसके अंदर 1985 में जब ये सारा कुछ था तो P5 कंट्रीज़ ने भी, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक है वहाँ पर P5 कंट्रीज़ ने भी इसके अंदर काफ़ी एक कहा था कि अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई तो हम लोग सिंतास को लेकर तो हम लोग इंटरवीन करेंगे। उस सिनेरियो को आप किस तरह देखती हैं? और आज
क्या उनके पास हमें जाना चाहिए, या इफ दे आर सीइंग इट एंड दे आर नॉट कमिंग इन द पिक्चर, हाउ डू यू नरेट दैट जी? देखिए, अभी तो इमीडिएटली तो आई डोंट थिंक इंडस वाटर ट्रीटी इज द मेन चैलेंज। द मेन चैलेंज इज कि कल को मिलिट्री एक्शन अगर होता है, so I think we should keep the focus on something that might happen which is much more dangerous than putting a treaty in suspension. इसमें हमारे पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। इस ट्रीटी में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि हमें कोई लीगल रिकोर्स दे। लेकिन सियासी और सफारती लेवल पे, जैसे आपने भी फरमाया, हाँ, पाकिस्तान, एक तो ये कि आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया है, तो वर्ल्ड बैंक एक पार्टी है। ट्रू। सो किसी हद तक हमें उनके साथ भी सलाह मशवरा करना चाहिए कि क्या हो सकता है। लेकिन देखिए ना, भारत ने जो पोजीशन अडॉप्ट की है तो उस उन्होंने जान के की है, बिकॉज ये एक तरह से मुश्किलात पैदा करती है फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिकॉज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एब्रोगेट कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं इससे। उन्होंने ये कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं। True. और फिर साथ ये भी कहा कि तब तक सस्पेंड कर रहे हैं जब तक कि पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है वो खत्म ना हो। तो एक तो ऐसी कंडीशन लगाई है जो कि वही फिर फैसला करेंगे कि कब वो खत्म होती है या नहीं होती है। और बिल्कुल सही। दूसरा ये कि इस वक्त तो जाना मुश्किल है, लेकिन अप्रेज करना, ब्रीफ रखना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हाँ, ये ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के करीबी क्लोज एलाइज हैं, जिसमें चीन है, सऊदी अरेबिया है, मेरा ख्याल है उनको ऑन बोर्ड रखना कि जिस तरह आप कह रहे थे, भारत के जो इंटेंशंस हैं इन दिस होल रीजन टू कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कि कोई गेन नहीं कर सकता, किसी को कोई हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। जंग इज नो विनर्स। ट्रू ट्रू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बल्कि लोधी, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान होंगे और इसी को ज़रा कंटिन्यू करेंगे और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे उनसे बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम देने का। सर, अभी हम ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज़ मेथड टू ऑल दिस मैडनेस, थोड़ा सा समझाइएगा, क्योंकि शायद हिंदुस्तान तो समझाने से कासिर है। ये जिस तरह का अटैक बता रहे हैं, एलओसी से 400 किलोमीटर में आते हैं दहशतगर्द, आकर वहाँ पर लोगों को 27 लोगों को मार दिया जाता है और उसके बाद बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन की ये सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। सर, फॉर व्हाट रीज़न नरेंद्र मोदी क्या इस सारी से हासिल करना चाह रहा है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि इंडियन हेल्थ कश्मीर में 7 लाख फौज के बावजूद और हर कश्मीरी पे कम से कम 2 सिक्योरिटी अफवाज की तैनाती के बावजूद और मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड और उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसली प्रोटेक्टेड इलाके में अगर कोई वाक़या होता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि उनका अपना एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और वो ख़ुद उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है और उसकी गवर्नमेंट ने इसको पार्शली एक्सेप्ट भी किया है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि देखिए, इंडिया का जो टोटल बजट है, डिफेंस बजट $75 बिलियन, उसमें से 3/4 कश्मीर को रिटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने जो दावे किए थे कि कश्मीर जो है वो एशिया का स्विट्जरलैंड बन जाएगा और बड़ा अमन व अमान होगा, जब उन्होंने कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया था। तो ये सारी चीज़ें उनकी झूठ साबित हो रही हैं और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और अपनी कमियों को, कोताहियों को छुपाने के लिए इनका ये एक मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट मोड है कि वो फौरन हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा लेते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो किसी और इलाके में हो। और इनके जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं उसमें सारा झूठ भरा होता है। आपको मालूम है कि माजी में जब पुलवामा के ऊपर अटैक हुआ था और उन्होंने जवाब दिया था तो कितना झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के F-16 तैयारे गिराए, जबकि इट वाज एक्चुअली द ऑपोजिट। एग्जैक्टली, उनका अपने ही था।
दो तैयारे हमने गिराए, फिर उनका इतना फ्रैक्टिसाइड हो गया था कि उनका एक हेलीकॉप्टर जिसमें उनके सीनियर ऑफिशियल सवार थे, वो सारे के सारे जो है वो मर गए थे, उनका हेलीकॉप्टर भी गिर गया था। और आपको पता है कि अभिनंदन को किस तरह हमने चाय पिलाई थी, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर किया। तो ये इस तरह का एक तसलसल है कि वो इस तरह की हरकत करते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ नहीं रही है, वो कम हो रही है। अच्छा सर, इसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जरा अगर मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूं, पहलगाम हमला होता है, उसके फौरन बाद भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत, आरएसएस का नेटवर्क एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हो जाता है। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट गोइंग इनटू फैक्ट्स, विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग, आप एकदम तमाम मुद्दा इकट्ठा एक मुल्क के ऊपर डाल दें? क्या ये भी कोइंसिडेंस आप समझते हैं, या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई प्लान है या कोई स्क्रिप्ट स्टोरी है जो चल रही है? बिल्कुल डेफिनेटली एक स्क्रिप्ट है, जिस तरह पुलवामा के दौरान हुआ था कि बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस थे जो कि मोदी के बहुत करीब थे, उनको एक दिन पहले जो है सब कुछ बताया गया था कि इस तरह होगा। और ये भी मेरे ख्याल में अभी इसी तरह हुआ है। और मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ़ा जब मैं सर्विस में था तो कश्मीर में वहाँ पे हुआ ये कि इंडियन ने हमारे एक पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। और मैं और मेरे जो सीनियर कमांडर थे, उस वक्त हम टीवी के सामने बैठे हुए थे, इंडियन टीवी, उस वक्त जी टीवी आता था पाकिस्तान में चैनल जी। तो हमें पता था कि उन्होंने हमारे पोस्ट के ऊपर हमला किया है, लेकिन वो वावेला मचा रहे थे कि पाकिस्तान ने उनके पोस्ट के ऊपर हमला किया है। तो इस तरह के झूठ बोलना मेरे ख्याल में ये शुरू से ये उनका शेवा है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। और ये भी बता देते हैं, देखे कि मुसलमानों का, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों का या दूसरे इंडियन मुसलमानों का निहत्ते बेकसूर लोगों को मारना, ये इनका शेवा नहीं है, वो ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ हिंदू करते हैं। आप देखें इनके जो टेररिस्ट हैं, जिस तरह सफाकाना तौर पर उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया और लोगों को कत्ल किया, हर किस्म के लोगों को, बच्चों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल किया उनने। तो उनको तो वो याद होना चाहिए कि वो किस तरह बेरहमाना तौर पर हमारे लोगों को उन्होंने कत्ल किया है। और हमने तो सिर्फ ये बताया है कि भाई इनकी जो मास्टर माइंड्स हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। और ऑब्वियसली बीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है? वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे। लेकिन हमने नी जर्क इस तरह के फैसले नहीं किए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक थोड़ा सा अगर मैं इसकी टाइमिंग्स की बात करूं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। सर आपको याद होगा बिल क्लिंटन के टाइम के ऊपर 35 हमारे सिखों को वहां पर मार दिया गया था, और उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाला गया था। लेकिन बाद में जब वेरीफाई हुआ था तो पता चला था कि वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने उनको मारा था, वो बाद में वहाँ पर जो नारे लगा रहे थे और जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल कनेक्ट हो रही थी हिंदुस्तान के साथ। और वो एंड ऑफ द डे प्रूव भी हुआ कि हिंदुस्तानी ही थे जिन्होंने वहां पर सिखों को मारा। अब सर जो आज की टाइमिंग्स है, अगर हम पहलगाम हमले की टाइमिंग्स की आज देखें तो सवाल ये उठता है कि इस वक्त वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, उनका दौरा हो रहा है, नरेंद्र मोदी का खुद सऊदी अरब का दौरा था। सर वाई ऑन द अर्थ पाकिस्तान विल इवन थिंक कि ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग वहां पर जाके कोई नया तमाशा लगाएं, जो कि पाकिस्तान, जिसकी कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान को? बिल्कुल, ये तो आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो लॉजिक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और इन अ वे अच्छा हुआ कि जेडी वांस वहाँ पे थे और उन्होंने खुद देख लिया कि कितने झूठ बोलते हैं। क्योंकि आई एम श्योर कि उनको तो यूएस एम्बेसी इन दिल्ली उन्होंने ब्रीफ किया होगा कि एक्चुअल चीज़ें क्या हुई हैं, उनको सब पता होता है। और उनको ये भी पता चला होगा कि भाई कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया था, है और रहेगा। और आई एम श्योर कि उन्होंने ये भी देख लिया होगा कि इंडिया का ये दावा कि वहाँ पे ऑल इज़ वेल, वो बिल्कुल गलत है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को भी ब्रीफ करेंगे कि जब तक कश्मीर के मसले का हल निकलता नहीं है तो 3 न्यूक्लियर पावर जो है वो जो है वहाँ पे एस्केलेशन हो सकती है
और अगर ऐसा होता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और पूरे इलाके का अमन तबाह हो सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को खतरा पड़ सकता है। तो इस पे मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स का एक पर्टिकुलर रोल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है, खुद चाइना का रोल है, इसलिए कि इंडिया कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान और चाइना के जो कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बलोचिस्तान, उनको सबुताश कर रहा है, जिसमें सीपेक शामिल है, बिल्कुल सही। और जिसमें सैंदक शामिल है। इसके अलावा अभी जो दूसरे गोल्ड माइंस है या कॉपर माइंस है, तो ऑब्वियसली अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमले होते हैं, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हर किस्म का हक हासिल है बिल्कुल सही। कि उसको रिटेलिएट करे और अपने रिस्पॉन्स को जो है अपने अपने टाइम के मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट करे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और वहाँ पर बेलगाम चीज़ अगर मैं कहूँ, एक तो माइंडसेट है नरेंद्र मोदी का, और बेलगाम चीज़ है भारतीय मीडिया। और भारतीय मीडिया, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, वेन एवर वी सी दिस, वो हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं कि वो फुल फ्लेज बर्री बहरी फ़ज़ाई अफवाज जो हैं वो हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। सर, इसको मैं अगर कनेक्ट करूं हिंदुत्वा माइंडसेट के साथ या अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी साहब खुद भी अब उसका बरमला इजहार करते हैं, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, बात यह है कि इंडियन मीडिया जो है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे इर्रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। वहाँ पे रेटिंग की जंग चल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि मीडिया को 100% अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है। मीडिया ओनर जो है मोदी से डरते हैं, वो बीजेपी से या तो डरते हैं या उनकी जो फिलॉसफी है उसमें बिलीव करते हैं। आपको पता है कि अभी तमाम मीडिया हाउसेस वहाँ पे वॉर रूम बने हुए हैं, और जिस तरह आप सही कहा कि वो चाहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो। लेकिन आज देखें, आज की खबर है कि इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे गया है, काफी नीचे गया है। इसलिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का तनाव होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी जो इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वो बनती है, और उनकी इकोनॉमी जो है ना नीचे जाएगी। तो इतना आसान काम ये नहीं है कि आप जाके किसी एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर हमला करें या उनको धमकियां दें। साथ से ये बताता चलूं, देखें कि ये जो उन्होंने एक ब्लैक मेलिंग टैक्टिक इस्तेमाल की है कि हमारा पानी बंद कर देंगे। ठीक है, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है। जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स की स्टोरेज की कैपेसिटी उनके पास फिलहाल तो बहुत कम है, या है ही नहीं। और अगर वो बनाएंगे तो उनको कई साल लगते हैं और कई बिलियन डॉलर लगेंगे। और अगर वो बनाएंगे तो उनको वो जो मानसून के सीजन में है वहां पे इतना पानी आता है कि उसको अगर रोकेंगे तो उनका सारा इलाका खुद डूब जाएगा। सही। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अनसीरियस किस्म की उन्होंने एक नी जर्क फैसले किए हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको वो पछताना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने सही टाइम के ऊपर जो भी अपना रिस्पॉन्स दिया है बिल्कुल वो सही कह रहे बिल्कुल हैं। मुनासिब है। अच्छा सर, लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, नरेंद्र मोदी पहलगाम ये जो इंसिडेंट है इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं? मतलब देयर नीड टू बी समथिंग विच ही हैज़ इन माइंड कि एक ऐसा इंसिडेंट होता है और उसके बाद मैं इससे ये हासिल करूँगा। व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ इन माइंड? बिकॉज इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ और ये सब कुछ, और उसके बाद इल्ज़ाम तराशी, उसके बाद हमने वो इन्होंने एम्बेसडर्स को कह दिया वहाँ पर, फॉरेन ऑफ जो हमारा हाई कमिश्नर है उधर से लोग, एंड ऑल दैट, वट एवर दे आर डूइंग, what they are trying to get out of all this? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो दुनिया को ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको दी है, वो दरअसल दहशतगर्दी है। ये सबसे बड़ा इनका ये एक ऑब्जेक्टिव है। और क्योंकि जेडी वान साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो ये इनको ये बावर कराना चाह रहे थे कि ऐसा है। और दूसरा उनका जो ख्वाब है वो यही है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने ठीक किया है, और ये कि मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी जो है, उनका जो वोट बैंक है जी। वो उस पर जो है
डिपेंडेंट है। वो समझते हैं कि पाकिस्तानियों को या कश्मीरियों को उन पे ब्लेम करना, उनको डराना धमकाना, और कश्मीरियों या मुसलमान इंडियन मुस्लिम्स की या दूसरे माइनॉरिटीज हाँ, के ऊपर जुल्म और जबर करना, अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा और जो मौजूदा है वो उसी तरह रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही गुफ्तगू जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर ये सारा प्रेशर डाला गया है, वहाँ पर जो पाकिस्तान ने इक़दाम लिए हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो इक़दाम हैं, उसका इम्पैक्ट डाउन द रोड हिंदुस्तान के ऊपर क्या होगा। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मोदी हुकूमत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 10 मिनट में एफआईआर भी सामने आ गई है। इस एफआईआर ने वाक़े को मज़ीद मशकूक बना दिया है। इस एफआईआर को देखकर साफ पता लगता है कि ये प्री प्लान वाक़या था। इसमें लिखा गया है कि ये बैरूनी आकाओं की इमा पर दहशत गर्दाना हमला हुआ है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज़फ़र हलाली साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हलाली साहब, जिस वक्त ये वाक़या सर तकरीबन 1:50 से लेकर 2:20 को ट्यूसडे को होता है और 2:30 पर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी होती है। सर, क्या ये किस स्पीड से वहां पर काम हो रहा था कि सारी चीजें इतनी एक्यूरेट तरीके से वहां पर हमें बताई जा रही हैं कि ये सारी चीजें हुई? क्या मैं इसको गलत रीड कर रहा हूं या जेन्युइनली आपको लगता है कि ये जो कुछ भारतीय हुकूमत या अब जो एफआईआर आई है जो वो कह रही है उसमें कोई खराबी है? देखिए, कमाल की बात तो ये है कि पहला कमाल तो ये है कि 400 मील एक पाकिस्तानी फौज का कंटिंजेंट 400 मील 12 चेक पोस्ट से आके 15 मुसलमान और 9 हिंदुओं को जान से मार दिया। कमाल ही कमाल है कि नहीं जी बिल्कुल। 400 मील आ गए और उनको कोई रोका नहीं। अब पता चल रहा है कि ये सब बातें उनको 10 मिनट में पता चल गए। देखिए जी, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब इनका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको याद होगा, उधर इन्होंने 2 कौवे और 4 पेड़ को शहीद किया था। याद है आपको? बिल्कुल ऐसे ही था जी। हाँ, और पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने कन्विंस कर दिया। ये बिगट्स जो हैं, ये मोदी के बिगट्स माने क्या कहते हैं उर्दू में, उसका क्या ट्रांसलेशन, इनको कन्विंस कर दिया कि क्या कमाल के लोग हैं कि हमने जाके एक पूरे क्या कहते हैं वो तालिब्स का मस्जिद को हम खत्म कर दिया। और जब जाके देखे तो 2 कौवे या 1 कौवा था, एक कौवा और 2 जी, पेड़ एक हुए कौवा थे जी, शहीद। बिल्कुल। एक कौवा। तो इनसे क्या और एक्सपेक्ट करते हैं आप? उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं है कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों आपने ऐसी बात की, तो आप फिर नहीं पूछेंगे। इनका मकसद पूरा करना है कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट जो 15 साल तक हिंदुस्तान के हिंदुओं ने वोट करके, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने वोट करते हैं ना, इनके पास तो एक मुसलमान नुमाइंदा तो है ही नहीं। इनके पास तो माइनॉरिटीज जो हैं इनसे नफरत करते हैं, उनके जानी दुश्मन है ये इंडियन माइनॉरिटीज से, तो जाहिर करेंगे। तो ये हालत है इनकी। अब ये समझते हैं कि हम ये, अब अगर दुनिया ये भी मान जाए तो फिर और क्या रह गया है इनके लिए। तो फिर वो तो वही है, एक आदमी पैदा होता है, 7 पैर होते हैं और 6 हाथ होते हैं उसके, पता नहीं क्या क्या इन लोगों का अच्छा सर, बिलीफ्स हैं। देखो, अच्छा सर, इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजें। एक हम देख रहे थे कि मीडिया जो है, इंडियन मीडिया, वो बहुत दे आर शोइंग कि दे आर वेरी बुली, दे आर शोइंग कि जी हम लोग, वो प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि जी आप हमला करें पाकिस्तान के ऊपर, और उसके साथ वहां पर यह बताया जा रहा है कि जी टारगेटेड किलिंग थी। वहां पर लोगों से पूछा जा रहा था कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, और इस तरह मारा जा रहा था। लेकिन जो अब एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर तो चार्जशीट ही ऑल टुगेदर एक डिफरेंट है कि दहशतगर्द थे और उन्होंने आके ये सब कुछ किया। तो ठीक है, तो ये इसके माने लोकल कश्मीरी इंडियन जो इंडिया में है, जो मकबूजा कश्मीर, उनके ये मिलिटेंट्स थे। और हमने बिल्कुल, ये हो सकता है। देखिए क्या हुआ था गाजा में
हमास ने 70 साल के बाद जब उनको पता चला कि हमें ना आज़ादी मिलेगी, ना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा, ना अपना स्टेट मिलेगा, ना हम जी सकते हैं, ना हम सांस ले सकते हैं, तो उन्होंने जाके आके एक हिमाकत की, ये एक्ट ऑफ टेरर, आके उन्होंने मारा सबको, और मारा और पकड़े भी गए। ये तो मैं हैरान होता हूं ना कि इन लोग मारे मगर ये पकड़े नहीं गए। मगर है वही टैक्टिक कि ये मिलिटेंट्स जो हैं बेजार होके आखिर वो कहते हैं चलो यार मौत बेहतर है इस जिंदगी से, और वो आते हैं मारते हैं। अब उसको कहना कि पाकिस्तान की फौज ने आके ये किया, ये तो एक चाय वाला जो स्टेशन पे चाय बेचता था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, वही कह सकता है ना, a man with that intelligence, वही कह सकता है। और जो उसके जो वोटर्स हैं हिंदू बिगट्स, वही ऐसे आदमी को वोट कर सकते। 3 बार उन्होंने वोट किया इसके लिए। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे सका। और देखिए एक बात मेरे से सुन ले, ये एक सोचने की बात है, और मैं कह रहा हूँ शायद कुछ हमारे लोग भी बुरा माने। बात असल ये है कि हिंदुस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान पे एडवांटेज हासिल है वो क्या है। उनकी फौज हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका एयरफोर्स हमारे से 6 गुना ज्यादा है, उनकी नेवी हमारे से 8 गुना ज्यादा है। ऐसे फौज अगर छोटे फौज से टक्कर लें तो बड़ा मुश्किल है छोटे फौज को जीतना। और बल्कि हिस्ट्री में बहुत कम, मैं तो याद नहीं है मुझे, बैटल ऑफ प्लेसी नहीं है ये कि उनके पास कुछ बंदूकें हैं और वो फिर वो भी जासूस भी हो और ये क्या कहते हैं गद्दार भी हो, वो नहीं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे फौज को इतने हमारे फौज जितना भी हम बहादुर हैं और हैं बहादुर, लड़े, मुश्किल है हराना, और इनको ज्यादा आसान है जीतना या कहना कि हम इनको मारा, और शायद हमारे पे नुकसान भी ज्यादा हो। अब बात असल ये है सिंपल, इनके लिए कन्वेंशनल वॉर, जो भी कन्वेंशनल वॉर हो, वो लगेगा ऐसे कि उन्होंने हमारे से बेहतरी हासिल की है, और हम बड़ा मुश्किल है हमें इनको कहना कि नहीं ये हमने उनको हरा दिया। हम ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं और कहते रहे हैं और सही कह रहे हैं कि हमने अपने आप को बचाया, ये इनकी फौज थी। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, 9 गुना ज्यादा इनका फौज था, 9 डिविजन्स वर्सेस 1 डिवीजन, इसलिए हम उधर हारे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, तो हम देखते हैं कि ये इनको हराना हमारे लिए मुश्किल है अगर कन्वेंशनल वॉर हो, मगर अगर न्यूक्लियर वॉर हो तो फिर हम इनको ये जरूर बता सकते हैं कि तुम्हारा जीतना फायदा ही नहीं है। Exactly. तुम हो भी नहीं, हम अगर ना हो बेशक नहीं होंगे, मगर तुम भी नहीं होगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर 160 न्यूक्लियर वेपन्स इनके इंडिया पे लैंड किए, क्या हालत होगी हिंदुस्तान में। एक तो न्यूक्लियर विंटर भी आएगा। तो इफ हम आवर इंटेंशन इज कि तुम जंग करो, बट यू विल नेवर विन दैट वॉर, तुम कभी नहीं जीतोगे। हम अपने आप को सैक्रिफाइस करके इंश्योर करेंगे कि तुम नहीं जीतोगे। ये है हमारा, ये उनका ये एडवांटेज है। तो वो आके अगर वो समझते हैं कि बना लो, हम जाके बम करते हैं, वो आके बड़े तरबेला को बम कर दें मिसाल के तौर पे, और बड़ा मुल्क है, उनके पास फौज ज्यादा है, इन एवरी रिस्पेक्ट उन लोगों के ऑड्स उनके फेवर में है। तो हमारे लिए जीतना बहुत 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 मुश्किल है। उनको बताना कि हम इनको खूब मारा है, बहुत 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 आसान है। और खास तौर अगर हिंदुस्तान की पब्लिक हो जैसे थी, उन्होंने तो बता दिया, 1 कौवे और 2 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ठीक सर, मुझे जरा थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को आगे लेकर चलूं, ये जो FIR है स्पेसिफिकली, क्योंकि इसकी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, क्या पाकिस्तान को चाहिए कि इसको एज अ चार्ज शीट पूरी दुनिया में जहां पर हमारी एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं एवरीवेयर, हम दुनिया को बताएं कि जस्ट सी कि किस किस्म का भोंडा मजाक इन्होंने किया है इस पूरे सिनेरियो में, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपका भी सजेशन जो है वो ठीक है, हर मुल्क में हमें जाना चाहिए। और हमें एक और चीज़ कहना चाहिए,
हमें ये कहना चाहिए, देखिए हमें सबूत चाहिए, आपको भी सबूत चाहिए, और अगर आप सबूत दे दें कि हमारी फौज ने ऐसी हरकत की है तो हम खुद कंडेम करेंगे ऐसी चीज़ को। तो आप मेहरबानी से एक इन्वेस्टिगेशन बनाएं, सिक्योरिटी काउंसिल का एक इन्वेस्टिगेशन करें, अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टिगेशन बाय मेंबर्स, बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि जाएं, इन्वेस्टिगेट करें और जो असिस्टेंस आप चाहें साथ ले जाएं और बताएं क्या हुआ है, और आके लोगों को गवाह देने दें फ्रीली। मगर हिंदुस्तान में जो उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं मिलिटेंट्स होते हैं, जो एक्चुअली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के मिलिटेंट्स होते हैं, जिन्होंने 70 साल लड़ा है इनके खिलाफ और जो लड़ते रहेंगे इनके खिलाफ, तो इनको आके टेस्टिफाई करने दें और कहने दें कि आओ सच बोलो और हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो चलिए अपना एक इन्वेस्टिगेशन कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा करें भाई, कोई न्यूट्रल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं मकबूजा कश्मीर जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उनकी स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आई है। वो भी इस सारी सिनेरियो को लेकर वो कहते हैं जी जो पर्पस था जिसलिए इन्होंने कश्मीर के ऊपर से 370 रिमूव की और उसको पार्ट बनाने की कोशिश की, उसमें नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हुए हैं, एंड दैट्स द रीज़न। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए ये तमाम किस्म का भौंडा मजाक किया गया है, एंड दे डिमांड कि जी हमें वापस अपनी सिचुएशन और पोजीशन के ऊपर लेकर आना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसीज़ नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, वी आर नॉट विद देम इन एनी वे। देखिए ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है इस लिहाज से कि इट इज ट्रू, मगर मैं कहता हूं इनको एक और चीज कहना चाहिए था कि वो सिचुएशन वापस लाएं जो हमने खुद यूएन में 1948 में इन द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और माना कि एक प्लेबिसिट होनी चाहिए, और वो करवा लें, वंस इन फॉर ऑल मामला हल हो जाएगा। अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो रह जाए, और हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, बात खत्म। बिल्कुल ठीक। और लोग कहते हैं इनकी न्यूट्रलिटी, उस पे भी शायद मुझे नहीं पता गुफ्तगू हो सकती है, मगर क्यों आधा रास्ता? देखिए 370 का क्या नतीजा हुआ? आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के ये जो हिंदू हैं उनको कह रहे हैं जाके कश्मीर के जमीन खरीद लो। वो तो डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। जिस एरिया में मुसलमान कम ज्यादा हैं उसको कम करना चाहते हैं, और फिर कहेंगे 20 साल बाद 15 साल बाद कहेंगे चलो कर लेते हैं प्लेबिसिट। आप समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल सही। तो ये तो खेल है यार, ये एक चाय वाला, अनएजुकेटेड चाय वाला का खेल है। फारूक अब्दुल्ला ने भी सही किया, उसका बाप उमर का बाप फारूक, उसने भी सही किया है। उसने कहा तुम कर क्या रहे हो, तुम किसके साथ मजाक कर रहे हो, उनके पास भी बम है, ये उसने कहा था। चलिए बिल्कुल ठीक। सर बस लास्ट मुझे जरा बताइएगा, ये जो कश्मीर रिस्ट्रेंट फ्रंट है जिसने क्लेम किया है कि जी हमने ये सब कुछ किया है, ये दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमने तो इसका नाम भी कभी नहीं सुना, पूरे दुनिया में किसी ने नहीं सुना हुआ, ये ऑल ऑफ अ सडन कहां से पॉप अप होकर ये सब कुछ आता है? वेरी शॉर्टली बताइएगा इस पे सर। अगर आप 2-3 कप ठीक कड़क चाय पिए आपको भी आ जाएगा। अगर मोदी आपको चाय बनाता है 2-3 कड़क तो वो आ जाएगा, मुझे तो आ जाएगा शायद। बिल्कुल ठीक। जफर अल्लाही साहब, थैंक यू वेरी मच जी सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक सिचुएशन है, एक बड़ी टफ सिचुएशन है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, वहाँ पर इट्स हाई टाइम फॉर पाकिस्तान की जितनी भी ऐसी चीज़ें जो सरफेस हो रही हैं, चाहे वो FIR हो, चाहे ये बाकी की चीज़ें हों, विदाउट एविडेंस जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम का सिलसिला एज़ यूजुअल जारी है, इट्स हाई टाइम पाकिस्तान इसको प्लीड करे और पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताए कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जहां पर नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द जो हैं, जिनको गुजरात का कसाब कहा जाता है, वो वज़ीर आज़म है, तो उस मुल्क से हम सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।